नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक ऑडियो पर। मैं हूँ गरिमा और आप सुन रहे हैं मेरे साथ जुलूस की भीड़, जिसे लिखा है भवदूष पांडे जी ने। उम्मीद करती हूँ कि आपको जुलूस की भीड़ की ये कहानियाँ मेरे साथ सुनने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। शुरू करते हैं जुलूस की भीड़ की पहली कहानी, जिसका नाम है मुक्ता। फिल्म का अंतिम दृश्य चल रहा है। बदनसीब उमराव जान अपने ही गांव में पहुंच जाती है। उसका नाच गाना पूरे गांव वाले मग्न होकर देख रहे हैं। ये क्या जगह है दोस्तों? ये कौन सा दयार है? यह सुन उमराव की माँ के कानों में उमराव जान की आवाज पहुंचती है। बुला रहा है मुझको कौन? चिलमनों के उस तरफ। अमीरान, अमीरान। यह सुनकर माँ अपनी बेटी को पहचान जाती है और अमीरन उफ उमराव जान अपनी माँ को, परंतु उसका भाई अमीरन को पहचानते हुए भी पहचानने से इनकार कर देता है। तुम अब नाचने गाने वाली हो और हम इज्जतदार। उमराव का भाई गुस्से में उससे बोलता है। अब आगे क्या? यह सोचकर नगेश की स्मृति में मुक्ता बिजली की तरह कौंधी। लैपटॉप की कुंजी पटल की ठहराव कुंजी नगेश के हाथों से दब चुकी थी और फिल्म यहीं रुक गई। नगेश प्रसाद एक प्राइवेट कंपनी की फैक्ट्री में सिविल आर्किटेक्ट हैं। जब उनकी पहली बेटी पैदा हुई तो उसका रूप रंग रूपा से भी बढ़कर था। मोतियों जैसी आंखें और भूरे सुनहरे बाल थे। उसे देखते ही नगेश के मुंह से निकला, यह तो मेरी मुक्ता है। इस प्रकार उसका स्कूल और बुलावे दोनों का ही नाम मुक्ता पड़ गया। अपने पापा के लिए राजकुमारी थी मुक्ता और उसके लिए उसके पापा शहंशाह, क्योंकि मुक्ता की हर मांग और जिद पूरी जो कर देते थे। पापा ऑफिस से घर के दरवाजे पर आए नहीं कि मुक्ता दौड़कर पापा की गोद में पहुंच जाती और मम्मी की शिकायत करना शुरू कर देती। जब तक उसके पापा आश्वासन नहीं देते कि मम्मी की पिटाई होगी, तब तक मुक्ता का शिकायत पत्र वाचन चलता रहता। सुलभता महत्व घटाती है और अलभ्यता बढ़ाती है। यह शाश्वत सत्य वस्तुओं के साथ साथ प्रेम पर भी लागू होता है। माँ का प्यार मुक्ता को अनरिश और निर्बाध उपलब्ध था, जबकि पापा के प्यार में बाधा थी और वो थी ऑफिस जाने की बाधा। इसी कारण से उसके पापा मुक्ता के लिए फेवरेट थे। मम्मी कितना भी पुचकार दे, प्यार से थपथपा दे, लेकिन पापा के आते ही दृश्य में बाप बेटे के अलावा किसी और किरदार की गुंजाइश नहीं बचती। मुक्ता को सब कुछ सुलभ हो जाता, जिसकी मांग वो एक बार कर दे। वो जिस खिलौने से एक बार खेल लेती, दोबारा उससे नहीं खेलती। कपड़े और खिलौनों से एक पूरा घर भरा था उसका। क्योंकि घर की पहली बेटी थी मुक्ता, सो उसके लिए नई नई वस्तुएं तो आनी ही थी ना। मुक्ता उस दौर में पैदा हुई थी जब भारतीय परिवार पश्चिम प्रायोजित आधुनिकता के प्रवाह और अपनी सामंती परंपरा की जड़ता के दवंदव में था। यह वही दौर था जब बधू पर दबाव होता था कि वह घर की सामंती परंपरा का निर्वहन करे, लेकिन बेटी आधुनिकता में जिए। परिवर्तन और परंपरा में निश्चय ही परिवर्तन की विजय होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि परंपरा की हार होती है। सच पूछिए तो परिवर्तन स्वयं में एक परंपरा ही तो है, परिवर्तन की परंपरा। और इस तरह मुक्ता नगेश प्रसाद के खानदान की पहली लड़की बनी जिसका एडमिशन क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल में कराया गया। ऐसे कॉन्वेंट स्कूल पश्चिमीकरण को आधुनिकीकरण बताकर अपनी दुकान चला रहे थे। मुक्ता पढ़ाई के साथ साथ नृत्य, गायन, सामूहिक परिक्रिया और वाद विवाद में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। नृत्य में उसकी रुचि सबसे ज्यादा थी। वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उसे लीडर का रोल मिलता था। गणित उसका प्रिय विषय था और नृत्य उसका पैशन था। दोनों में ही परफेक्शन से कम कुछ भी स्वीकार नहीं। नृत्य में एक कदम गलत पड़ा कि आगे का तारतम्य चौपट, और वहीं एक गलत स्टेप गणित का परिणाम शून्य कर देता है। गणित की समस्या कितनी भी कठिन हो, छोटे छोटे किंतु सही स्टेप उसे हल कर देते हैं, और वही हाल नृत्य का भी है। 12वीं बोर्ड की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। मुक्ता इस गर्मी की छुट्टियों में सालसा नृत्य सीखना शुरू कर देती है। मुक्ता अपने करियर को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूज थी,
लेकिन उसके अपने जीवन का लक्ष्य तो स्पष्ट था, और वो था सशक्त, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनना। विज्ञान या ललित कला, इस कंफ्यूजन में उसने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स और बैचलर ऑफ साइंस दोनों की कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन कर दिया था। 12वीं के परिणाम आए और मुक्ता अच्छे अंक से उत्तीर्ण हुई। लोगों ने विज्ञान विषय से आगे की पढ़ाई करने की सलाह दी, और पिता नगेश प्रसाद का भी यही मन था कि बेटी विज्ञान विषय पढ़े। लेकिन बाकियों की तरह पिता ने अपनी इच्छा बिटिया पर नहीं थोपी। बिटिया ने पूछा भी तो पिता ने बोला कि जो तुम्हारा मन करे वो करो। पापा का यह उत्तर मुक्ता को भा गया, और उसने अपने आप को ललित कला की कक्षा में रखना सही पाया। यूनिवर्सिटी परिसर में पहला दिन काफी उत्साह से भरा होता है। बड़ा परिसर, नए दोस्त और नए ख्वाब, एक ही दिन में सब कुछ देख और समझ लेने की इच्छा। आग्रह, पूर्वाग्रह और दुराग्रह के बनने और टूटने की प्रक्रिया पहले दिन से ही शुरू हो जाती है। यूनिवर्सिटी के हर विभाग में सत्रारंभ लगभग एक ही साथ होता है। मानविकी से लेकर साहित्य तक, तकनीकी से लेकर चिकित्सा तक और कृषि से लेकर कला तक सब कुछ अपने आप में समेटे हुए वह संस्थान सही मायने में यूनिवर्सिटी थी। मुक्ता को कुछ स्कूल के पुराने दोस्तों का साथ मिला तो कुछ नए लोगों से परिचय भी हुआ। ललित कला विभाग में आए दिन कुछ न कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होता रहता था। दर्शकों की विविधता ऐसे कार्यक्रमों की एक विशिष्टता होती थी। पूरे यूनिवर्सिटी से दर्शक ललित कला संकाय के कार्यक्रमों में आते थे। मुक्ता ने अपने एक सहपाठी के साथ एक मनमोहक सालसा नृत्य किया। अगर नृत्य कला के शिखर को पाना है तो अपने आप को हर तरह के बंधनों से अलग करना होगा, और मुक्ता के नृत्य को देखकर ऐसा लगा कि वह सही मायने में मुक्त है। दर्शकों के बीच बैठा अभिनव मुक्ता के एकल नृत्य से प्रभावित हुआ और मुक्ता से स्टेज के बाद मिलकर बधाई देने पहुंच गया। मुक्ता का रूप उसकी कला से कहीं अधिक सुंदर था। अभिनव मुक्ता को देखता ही रह गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस मुक्ता, हकलाते हुए अभिनव ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाते हुए मुक्ता से कहा। थैंक्स, अपने चेहरे पर आ रहे केश समूह को कानों पर रखते हुए मुस्कुराहट के साथ मुक्ता बोली। कला प्रदर्शन में कलाकार का रूप रंग कोई मायने नहीं रखता है। गुण के लिए रूप के आधार की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन रूप का खूबसूरत आधार कला को मिल जाए तो फिर क्या कहना। कला से अभिभूत अभिनव कलाकार के रूप को देखकर मोहित हो गया। अभिनव मुक्ता से मित्रता की चाह रखने लगा, और एक बार मौका मिलने पर उसने मुक्ता से मित्रता सह प्रेम का प्रस्ताव किया। मित्रता सह प्रेम में मित्रता के आधार पर प्रेम की अटालिका खड़ी होती है। भले प्रेम शीर्ष पर हो, लेकिन उसके मूल में मित्रता ही होती है। इस तरह के प्रेम में परिवर्तन तभी तक होता रहता है जब तक इसमें मित्रता का पोषण बना रहे। मार्क्स के शब्दों में कहें तो मित्रता के बेस स्ट्रक्चर पर प्रेम का सुपर स्ट्रक्चर खड़ा था। मुक्ता तुरंत निर्णय नहीं ले पा रही थी। वह थोड़ा सा सशंकित थी, अभिनव से भी और स्वयं से भी। लेकिन अभिनव का प्रस्ताव ऐसा था कि मुक्ता से ना स्वीकार किया जा पा रहा था और ना ही ठुकराया। मुक्ता नए नए मित्र बनाने के लिए तो मुक्त थी, लेकिन शायद प्रेम जैसी भारी भरकम संबंध के लिए वह तैयार न थी। अभिनव यूनिवर्सिटी के ही तकनीकी संस्थान की एक प्रयोगशाला में एक स्टार्टअप कंपनी का हिस्सा था। वह औद्योगिक इकाइयों के लिए प्रयोगशाला में काम करता था। 2 साल पहले ही वह स्नातक हुआ था और अभी अच्छा खासा कमा भी रहा था। विज्ञान और तकनीकी विषयों के अलावा उसे कला में भी रुचि थी। अभिनव और मुक्ता की मुलाकातें धीरे धीरे कॉफी से बढ़कर लंच और फिर डिनर तक पहुंच गई। दोनों में खूब डिस्कशन होने लगा। मुक्ता तकनीकी विषयों के बारे में बात करना चाहती तो अभिनव कला और नृत्य पर चर्चा करना पसंद करता। दोनों के लिए एक दूसरे का विषय रुचिकर और कई बार कुतूहल भी जगाता। एक बार अभिनव ने कहा कि वह एक राग विशेष सीखने की इच्छा रखता है, तो मुक्ता ने बताया कि इसे रात्रि के 2 बजे सीखोगे तो ढंग से सीख पाओगे। यह सुनकर अभिनव उसे झुठलाता हुआ बोला, ये क्या बात हुई कि रात में सीखने से ही आएगा?
इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान तो हम लोग कुछ भी और कभी भी रट लेते थे और सही सही परीक्षा में लिख भी देते थे। अच्छा छोड़ो ये सब, चलो अब तुम बताओ क्या क्या नया खोज रही है तुम्हारे विज्ञान आजकल? मुक्ता ने अभिनव की बात सुन उससे सवाल करते हुए पूछा। तुम्हारे फ्रिज की आइसक्रीम खत्म होते ही फ्रिज से मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा और मोबाइल के एप्लीकेशन इसे ऑर्डर करके मंगवा देंगे। अभिनव ने मुक्ता की बात का जवाब दिलचस्प तरीके से दिया, मगर मुक्ता ने उसकी बात सुनकर उसे झुठलाते हुए कहा, हट, फ्रिज कैसे बताएगा, कुछ भी बोल रहे हो। छोड़ो मत मानो, फिर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, चलो कुछ खा लिया जाए। अभिनव ने मुक्ता की बात सुनकर उसे सुझाव देते हुए कहा। अब मुलाकातों के बीच कब स्नातक का अंतिम वर्ष आ गया, मुक्ता को पता ही नहीं चला। मित्रता से शुरू होकर प्रेम में परिवर्तन और उसके बाद संबंधों में निकटता आना स्वाभाविक था। उन दोनों के प्रेम संबंध काफी प्रगाढ़ थे। मुक्ता अभिनव से अपने संबंधों को आगे ले जाना चाह रही थी। इसके लिए उसने 1-2 बार प्रस्ताव भी रखा था, जिसे अभिनव ने मजाक में टाल दिया। इधर बीच अभिनव को उसकी कंपनी ने जर्मनी जाने का प्रस्ताव दिया, जिसे अभिनव ने तुरंत लपक लिया। ये एक सामान्य बात थी, क्योंकि आज हर भारतीय इंजीनियर पैसे और अनुभव के लिए विदेश जाने के लिए लालायित है। 1 महीने का टूर था, जिसमें उसे एक नई मशीन के बारे में जानकारी लेनी थी। हामी भरने के बाद उसे ध्यान आया कि उसने यह बात मुक्ता को तो बताई ही नहीं। जब बात मुक्ता को पता चली तो वह अभिनव से खूब लड़ी। उसको बहलाने के लिए अभिनव ने झूठ बोल दिया कि वह सिर्फ 15 दिन के लिए जा रहा है। अभिनव ने आश्वासन दिया कि वह उसे रोज ईमेल लिखा करेगा। जल्दी से आने का दिलासा देकर अभिनव जर्मनी के लिए उड़ गया। रोज ईमेल तो बहुत दूर की बात थी। हफ्तों तक अभिनव की कोई खबर नहीं आई। इधर मुक्ता की परीक्षाएं शुरू हो गई। करीब 15 दिन के बाद अभिनव ने एक ईमेल से मुक्ता को बताया कि वह 15 दिन और जर्मनी में रहेगा। अपना ख्याल रखना के साथ अभिनव का ईमेल खत्म हुआ। यह पढ़कर अब मुक्ता खुश तो थी कि अभिनव की खबर आई, लेकिन साथ में दुखी भी थी, क्योंकि उसने उसके बारे में कुछ भी पूछा नहीं। अब मुक्ता घर में चुपचाप रहने लगी। उसके पापा और मम्मा को लगा कि शायद परीक्षाओं के कारण वह तनाव में होगी, इसलिए ज्यादा उसको पूछा नहीं गया। 1 महीने के बाद अभिनव का एक विस्तार से मेल आया, जिसमें लिखा था, मैंने यही कंपनी ज्वाइन कर ली है। कंपनी ने मेरे प्रदर्शन की वजह से यही पोस्टिंग दे दी। कुल 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। क्रिसमस की छुट्टियां में आऊंगा तुमसे मिलने। शेष फिर ... अभिनव। यह पढ़कर मुक्ता अब छली जा चुकी थी। उसके पास रोने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उस रात वह रात भर सोई नहीं। अभिनव की चालबाजी उसे चुभ रही थी। यह चुभन सुबह कटार में बदल गई, जब उसे पता चला कि उस छलिए का अंश उसके पेट में आ चुका है। वह घबरा गई। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि वह क्या करे। अपनी माँ से बताए या छुपाए? बताए तो कैसे और छुपाए तो कब तक? आखिर में दोपहर में उसने एक लंबा चौड़ा ईमेल अभिनव को लिखा, जिसमें खूब सारे उल्लाहनों के साथ अपने गर्भ की भी खबर दी गई थी। ईमेल भेजने के 1 मिनट के अंदर ही संदेश आया कि फला ईमेल का पता अस्तित्व में नहीं है। यह पढ़कर तो मुक्ता के लिए काटो तो खून नहीं की स्थिति बन गई थी। वह पूर्व दिपत में जाकर अपने और अभिनव के रिश्ते की समीक्षा करने लगी। बार बार वह अपने आप से कहती कि दोस्ती यारी तो ठीक थी, लेकिन अनावश्यक निकटता ने सब चौपट कर दिया। फ्लैशबैक में जाकर वह बार बार स्थिति बदलना चाह रही थी। उस दोपहर बाद उसने अपनी माँ को अपनी पूरी स्थिति बता दी। जवाब में एक जोरदार तमाचा मिला। इस तमाचे से मुक्ता को चोट नहीं, संतुष्टि मिली। मुक्ता ने माँ को इससे पहले अभिनव के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, और आज माँ कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। मुक्ता बस रोई जा रही थी। रात को माँ ने यह सारी बात अपने पति को बता दी। नगेश यह सुनकर आग बबूला हो गया। उसे अपने समाज की चिंता सताने लगी।
क्या कहेंगे लोग जब उन्हें यह बात पता चलेगी? क्या मुक्ता की परवरिश में कोई कमी की थी हमने, या कुछ ज्यादा ही मैंने छूट दे दी थी उसे? यही सब सोच सोच कर और तनाव के बीच नगेश की रात कटी। इधर मुक्ता रोते रोते थक कर सो गई। सुबह वह काफी देर से उठी। आज उससे कोई बात नहीं कर रहा था। सामान्यतः देर होने पर उसे जगाने के लिए पापा खुद उसके कमरे में आकर आवाज लगा देते थे, परंतु आज उसे कोई पूछ नहीं रहा था। मुक्ता बार बार सोचे जा रही थी कि माँ की तरह पापा भी भले उसे थप्पड़ लगा दे, लेकिन बात तो करे। घर में सबकी खामोशी उसे मारे जा रही थी। क्या एक दुर्घटना सब कुछ खत्म कर सकती है? इस दुर्घटना का कोई उपचार नहीं है। उपचार? फिर उस उपचार से दुराव क्यों है? माना कि मेरी गलती है कि मैंने एक अति महत्वाकांक्षी छलिए से दोस्ती की, लेकिन मैंने जानबूझकर तो नहीं किया ना। मेरी लाइफ में क्या मैं कुछ निर्णय नहीं ले सकती? मेरे पास मेरे साथ हुई दुर्घटना के उपचार के लिए मेडिकल साइंस में सॉल्यूशन है। मैं हमेशा से प्रो चॉइस रही हूँ और पापा ने हमेशा साथ दिया है, और मुझे विश्वास है कि मेरे सुझाए गए सॉल्यूशन से वो सहमत होंगे। कमरे में अकेले बैठे मुक्ता रोते हुए बस यही सोचे जा रही थी। करीब 11 बजे वह कमरे से बाहर निकली तो उसे पता चला कि पापा ऑफिस के लिए निकल गए। पहली बार पापा बिना उसे टाटा बाय किए ऑफिस के लिए निकल गए थे। माँ ने बताया कि वो रात भर परेशान रहे। तुमसे नाराज थे तो उससे कहीं ज्यादा इस बात से पूरी रात परेशान रहे कि समाज क्या कहेगा उन्हें। उनका जीवन भर का सम्मान जो उन्होंने इस समाज में बनाया है, उसका क्या होगा? मैं समझाती रही, लेकिन उनकी चिंता कम ही नहीं हो रही थी। माँ ने यह सब मृवांसे में मुक्ता से कहा। शाम के करीब 4:30 बजे नगेश के ऑफिस के फोन की घंटी बजी। हेलो, जल्दी से घर आ जाइए, मुक्ता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। यह कहकर उन्होंने फोन काट दिया। आवाज किसी और की नहीं, मुक्ता की माँ की थी। नगेश प्रसाद को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह तुरंत ऑफिस से घर के लिए निकल गया। इधर मुक्ता ने 1 घंटे तक नहीं बताया कि उसने घर में रखी टॉयलेट क्लीनर की पूरी बोतल पी ली है। लेकिन जब असहनीय पीड़ा शुरू हुई तब छटपटाहट में उसके मुंह से निकल गया, वाह, मुझे बचा लो मेरे पापा। वह बहुत जोर से चिल्लाई जा रही थी। उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी इकट्ठे होने लगे। करीब आधे घंटे के बाद नगेश घर पहुंचा। घर में जुटी हुई भीड़ देखकर उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। अस्पताल ले जाने की बात भूलकर उसे यह चिंता सताने लगी कि कहीं लोगों को पता ही न चल जाए कि मुक्ता माँ बनने वाली है। भाई साहब, इसको जल्दी से हॉस्पिटल ले चलते हैं, भीड़ में से एक ने कहा। नहीं भाई साहब, यह पुलिस का केस है, पुलिस को बताना चाहिए, भीड़ में से किसी दूसरे ने कहा। भीड़, पुलिस और समाज के डर से उसे अपनी बेटी की जान से कहीं ज्यादा अपनी इज्जत जाने का खतरा सताने लगा। पापा, मुझे बचा लो। यह आवाज जब उसके कानों में पड़ी तो नगेश जल्दी से कमरे की तरफ भागा और बेटी की कराहट सुनकर उसे अस्पताल ले जाने के लिए बाहर भागा। बाहर के तमाशाबीन भीड़ को देखकर उसके कदम ठिठक गए। लोग जान जाएंगे तो क्या बोलेंगे, यही सोचकर वह इधर उधर परेशान होकर भाग रहा था। करीब 2 घंटे बीत चुके थे और मुक्ता की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। किसी पड़ोसी ने भीड़ से चिल्लाया कि जल्दी करो, नहीं तो मर जाएगी बिटिया। इसने जहर क्यों खाया? इसको क्या दिक्कत थी भाई साहब? भीड़ में 2 जन आपस में फुसफुसाए जा रहे थे, जिसकी आवाज नगेश के कानों में पड़ रही थी। नगेश का अंतर मन बार बार मुक्ता को जल्दी से जल्दी अस्पताल ले जाना चाह रहा था, लेकिन व्यावहारिक मन लोक अपवाद के डर से उसे ऐसा करने से रोक रहा था। इस द्वंद्व में इतनी देर हो गई कि मुक्ता इस समाज और दुनिया से मुक्त हो गई। जब भीड़ को यह पता चला तो किसी ने फुसफुसाया कि ऐसे केस में इतना सोचता कौन है, यह तो जानबूझकर टाइम पास किया जा रहा था। और शायद यही सच था। लैपटॉप पर फिल्म वापस से शुरू हो जाती है। जब उमराव जान अमीरन बनकर
वापस अपने घर पर आना चाह रही थी, तब उसका भाई एक काल्पनिक वास्तविकता समाज में सम्मान का हवाला देकर उसे वापस सामान्य जीवन देने का मौका नहीं देना चाह रहा था और अपने घर से भगा देता है और फिल्म यही दुखद अंत के साथ समाप्त हो जाती है। यही तो मेरी मुक्ता के साथ हुआ था। वह बार बार कह रही थी कि पापा मुझे बचा लो, लेकिन मैं सामाजिक अपवाद के डर से उसे बचा नहीं पाया। काश मैंने उस दिन 20-30 की भीड़ की ही परवाह न की होती तो शायद आज मुक्ता। इतना कहकर नगेश प्रसाद की आंखों के आंसू गिरकर पास रखे ड्राइंग सीट पर बहुत कुछ नई नई आकृतियों वाले महलों के डिजाइन बना रहे थे। इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी मुक्ता अच्छी लगी होगी। ऐसा ही होता है ना, हम लोग भी समाज को लेकर कितना सोचने लगते हैं। शायद नगेश ने अगर मुक्ता को एक और मौका दिया होता तो उसकी जिंदगी बदल गई होती। शायद वो अपनी जिंदगी बदलकर एक अच्छी जिंदगी व्यतीत कर रही होती, मगर नहीं, नगेश ने उसे मौका ही नहीं दिया। वो लोगों के डर से बस उसे ही खोना चाह रहा था। आपको क्या लगता है, मैंने जो ये बात कही वो सही है? क्या आपको लगता है कि नगेश को मुक्ता को एक और मौका देना चाहिए था? कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। मैं लौटूंगी जुलूस की भीड़ की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सुनते रहिए बुक ऑडियो। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।